हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप। टुडे वी विल बी स्टार्ट इंडियन पॉलिटी। जैसा कि आप सब जानते हो, मॉडर्न इंडिया की सीरीज करीब करीब समाप्त होने वाली है, इसीलिए मैं पॉलिटी की सीरीज चालू कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि यूपीएससी एंड पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 2024 में होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा। इसी के दरमियान 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है कंपनी के द्वारा। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, याद रखिएगा। और मद्रास मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। कोलकाता 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके अलावा कर्मचारियों के निजी व्यापार एवं रिश्वत जो ले रहे थे उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और बढ़ गया और राजस्व और सेना के मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है, इसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी विशेषता की बात करें तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग किया था। निदेशक मंडल जो कि व्यापारिक मामला देख रहा था, वहीं राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इसी को कहा गया था द्वैध शासन। ठीक है, और इसी के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया था। कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था। इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बंगाल का बनने के लिए 2 शर्त रखी थी। अपने काउंसिल के निर्णय को माने या ना माने। वहीं दूसरा, सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी उसे दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पश्चात आता है 1793 का चार्टर कानून। इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य उनके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया। वहीं भारत पर व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1813 का चार्टर कानून। इसमें प्रावधान किया गया कि भारत में कंपनी के व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया था, वहीं सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था और चाय और साथ व्यापारिक अधिकार कंपनी का बना रहा। और इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को धर्म परिवर्तन और पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषता की बात करें तो इसने केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल रहे भारत के। ठीक है, इसके तहत पहले बने कानून को नियामक कानून कहा गया, वहीं नए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, और इसके तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषता की बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया था। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था। और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई थी, इसमें पूरी तरह से शुरू हो गई थी। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, वहीं भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा की स्थानीय सरकार से होना था। ठीक, इसके बाद आता है ताज का शासन 1858 से 1947। 1858 का भारत सरकार अधिनियम की बात करें तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी इसे कहा जाता है।
इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। इसकी विशेषता की बात करें तो भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था। नए पद राज सचिव का सृजन किया गया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है शायद, देख लेना है। फिर इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी विशेषता की बात करें तो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, कारण क्या था? 1857 की क्रांति हो गई थी इसीलिए। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को शामिल किया, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वहीं मद्रास मुंबई प्रेसिडेंटियों को विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। और इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग की 1859 में पोर्टफोलियो की प्रणाली को मान्यता दी गई थी। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जिसकी अवधि थी 6 माह तक। फिर इसके पश्चात आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी विशेषता की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। वैसे तो चुनाव का प्रावधान था, लेकिन चुनाव शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ था इसमें। फिर इसके पश्चात आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, वहीं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसमें पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद में एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम भाइयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रावधान किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, वहीं चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी विशेषता की बात करें तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर अलग किया गया। राज्यों पर थोड़ा कम नियंत्रण किया गया। वहीं प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भाग में विभक्त किया गया, जिसे हस्तांतरित और आरक्षित कहा गया। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन मंत्रियों की सहायता से करता था, जो कि उत्तरदायी थी। वहीं आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था, जो कि उत्तरदायी नहीं था। बहुत ही गलत बात थी इसकी। ठीक है, इसे ही दोहरी व्यवस्था कहा गया था। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक, इसके अलावा एक लोक सेवा आयोग का गठन और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा का गठन किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। फिर इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां बनाई गई थी। पहली सूची संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे। राष्ट्र सूची, जिसमें 54 विषय थे। वहीं समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्ति की बात करें तो इसे वायसराय को दी गई थी। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्र में चालू कर दिया गया था। इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी इसके तहत। ठीक है, इसके पश्चात आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा कि आपको पता होगा, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एलिमेंट एटली ने कहा 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। वहीं 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई थी, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया था। इसकी विशेषता की बात करें तो भारत पर ब्रिटिश राज समाप्त हो गया था। 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया था। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का प्रावधान था इसमें, और इसी में वायसराय का पद समाप्त हो गया था
और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम बने। अंतरिम सरकार की बात करें तो जिसका गठन 1946 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इनके अंडर में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अंडर में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। वहीं जॉन मथाई की बात करें तो इनके अंडर में उद्योग एवं नागरिक थे। आसफ अली की बात करें तो इनके अंडर में रेलवे था। ठीक है। वहीं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पीएम, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके अंडर में था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर गृह, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर खाद्य एवं कृषि था। मौलाना अबुल कलाम के अंडर शिक्षा, जॉन मथाई के अंडर रेलवे एवं परिवहन। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इनके अंडर में विधि था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।